दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है जुर्म के ठेकेदार। ये कर्नल करनी की कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी होती है इसकी। तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। जुर्म के ठेकेदार। कर्नल कर्ण जामनगर में अपना एक निजी काम निपटाकर वापस आ रहा था। रास्ता काफी लंबा, क्यों न यहीं कुछ खा पी लिया जाए, यह सोचकर ऑर्डर प्लेस करने के बाद वह लंच सर्व होने का इंतजार कर रहा था कि ओह काफी सुंदर है, मगर विधवा लगती है बेचारी। अरे यह तो मेरी टेबल पर ही आ रही है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बैठिए। तभी धड़ाम। ओह! दोनों गुंडे सीधे उनकी टेबल पर पहुंचे। तुम दोनों हमारे साथ चलो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। धड़ाक। उफ! इनके पास रिवॉल्वर भी है, इन्हें संभलने का मौका नहीं देना चाहिए। यह सोचकर मैडम आप भागे यहाँ से। उफ! दौड़। विशुम। दौड़। उफ! ओए! इस बीच वह युवती दौड़कर कैफे से बाहर निकल आई थी। दूसरा गुंडा अपने साथी की मदद को आया। ठक। आह! मगर कर्ण ने अपने प्रतिद्वंदी का हाथ नहीं छोड़ा। ठक। रिवॉल्वर गिरते हुए दूसरे गुंडे की ओर पलटा। धौड़। आह! धड़ाम। तभी तड़ाक। उफ! धौड़। जब उसे होश आया, ओह मैं तो कार में हूं। इसे इस तरह मारना होगा कि मौत दुर्घटना लगे। कौन है ये लोग, मुझे क्यों मारना चाहते हैं? और वह युवती कौन थी जिसके कारण यह सारा लफड़ा हुआ है? कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान स्थान पर रुकी। फिलहाल बेहोश बने रहना ही उचित है। गाड़ी के निकट आने के बाद सुनते कर्ण सीधा हुआ और ठाक। उफ! दौड़। हाय! धड़ाम। आई! तीव्र गति से आ रही गाड़ी उसे काफी दूर तक घसीट कर ले गई थी। अब भाग लेना चाहिए सर। इसमें मेरा पीछा करने के बजाय उसे अपने साथी की लाश से पीछा छुड़ाने की चिंता होगी। श्रीगरी। तभी ओ ट्रक, इसे लिफ्ट ली जाए। घर घर। लिफ्ट मिल गई थी। हम जामनगर से कितनी दूर हैं सरदार जी? 11 मील। तो वे मेरी हत्या करने के लिए मुझे शहर से 11 मील दूर लेकर आए थे। पता नहीं मेरी गाड़ी का क्या बना होगा। शहर पहुंचकर वह ट्रक से उतरा और टैक्सी लेकर नीलम कैफे पहुंचा। और शुक्र है गाड़ी यहीं मौजूद है। वह इस घटना का कारण जानना चाहता था, इसलिए कैफे के भीतर पहुंचा। पहले वाले ग्राहक तो यहाँ से जा चुके हैं। इससे पूछता हूँ, मुझे पहचाना? नहीं। बत्तीसी निकालकर हाथ में दे दूंगा साले। ए मिस्टर, यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और अभी कुछ देर पहले जो हुआ था वह क्या था? पहले तुम मेरा गिरेबान छोड़ो। ले छोड़ दिया, बता कौन थे वे लोग? मैं नहीं जानता। अच्छा, वह लड़की कौन थी? हम उसे भी नहीं जानते मिस्टर। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। वे लोग मुझे बेहोश करके ले गए थे। क्या तुमने पुलिस पुलिस को रिपोर्ट की थी? नहीं। हम अपने कैफे की बदनामी नहीं चाहते, इसलिए पुलिस को नहीं बुलाया। अच्छा बेटा, तुझसे मैं फिर कभी आकर बात करूंगा। फिर वह हॉल के बीच आ खड़ा हुआ। अभी कुछ देर पहले यहाँ दो गुंडों ने मेरे साथ झगड़ा किया था। आप लोगों में से शायद किसी ने वह घटना देखी हो। क्या कोई मुझे उन गुंडों के विषय में बता सकता है? लेकिन किसी ने भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया था। निराश होकर वह बाहर आ गया। मुझे खुद पुलिस स्टेशन जाकर इस घटना की रिपोर्ट करनी चाहिए। तभी, सुनिए भाई साहब, मैंने कैफे के भीतर वह लड़ाई देखी थी। अच्छा, क्या तुम उन बदमाशों को जानते हो? नहीं, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूँ कि वह युवती कहाँ है। कहाँ है वह, जल्दी बताओ। सिविल अस्पताल में। कैफे से बाहर निकलते ही वह कार से टकराकर बेहोश हो गई थी। कार वाला उसे उठाकर सिविल अस्पताल ले गया था। कुछ देर बाद अस्पताल के रिसेप्शन काउंटर पर कुछ देर पहले यहाँ की लड़की को लाया गया है। वह नीलम कैफे के निकट कार से टकराकर घायल हो गई थी। 1 मिनट रुके, मैं चेक करती हूँ।
कुछ देर बाद वह अस्पताल के एक कमरे में प्रविष्ट हुआ। अरे आप वही है, मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें तलाश किया है, मुझे बताओ वे बदमाश कौन थे। मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन तुम्हारे कारण वे मेरी हत्या करना चाहते थे। हत्या? हे भगवान, यह क्या मुश्किल आ पड़ी है। कर्ण ने उसे सांत्वना दी और अपना परिचय कराने के बाद उससे अपनी परेशानी बताने को कहा। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मेरा नाम संगीता शर्मा है। जामनगर के दो बहुत बड़े बदमाश मेरा मकान खरीदने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। उनमें से एक का नाम धर्मपाल है। धर्मपाल बहुत ही खतरनाक बदमाश है। उसकी नजरें मेरे पति के पुश्तैनी मकान पर बहुत दिनों से लगी थी। वह मकान हमारे लिए सोने की खान है माधव। शहर के सबसे महंगे रेजिडेंशियल इलाके के बीच है राजीव शर्मा का मकान। अगर वह जगह हमें मिल जाए तो हम वहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी करके करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन राजीव शर्मा वह मकान बेचने के लिए तैयार नहीं है बॉस। मकान तो उसका बाप भी बेचेगा माधव। तुम उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। उसी श्याम, वही है राजीव शर्मा। धाड़। ओह, कार में बैठो कि क्यों? अंदर बैठो। उफ। वे लोग बड़े बाजार में उनका अपहरण करके धर्मपाल के पास ले गए। ओह, तो तुम राजीव शर्मा हो? हाँ, लेकिन मुझे मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? दरअसल मैं तुम्हारा मकान खरीदना चाहते हैं। लेकिन मकान बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो हम तुम्हें इरादा बदलने पर मजबूर कर देंगे माधव। डिशुम। ओह। आई। इसे हटाओ। गुर्र। सुनो राजू, जो लोग मेरी बात नहीं मानते मैं उनकी बोटियां काटकर अपने कुत्तों को खिला देता हूँ। मकान मेरे हाथ बेच दो, वरना मुझे सोचने के लिए समय दो। ठीक है, मैं तुम्हें कल रात तक का समय देता हूँ। मकान के कागज कागज लेकर यहाँ आ जाना। नहीं आए तो अगली सुबह तुम्हारी पत्नी विधवा कहलाएगी। मेरे पति अपने पुरखों का मकान बेचने के लिए तैयार नहीं थे। वापस आकर उन्होंने धर्मपाल के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी और निश्चिंत हो गए। मुझे तो डर लग रहा है। संगीता डियर, अब डरने की कोई बात नहीं है। पुलिस उस धर्मपाल के बच्चे से निपट लेगी। अगली रात जब हम एक दावत से लौट रहे थे। सर। अरे। ओह। बाहर निकलो। आई। दौड़। ओह। मेरे विरुद्ध रिपोर्ट करने का तूने जो अपराध किया है, अब तुझे उसका दंड मिलेगा। मुझे छोड़ दो। काट डालो इसे। ठोक। आह। उठ। उफ। खचाक। आई। नहीं। अंदर बैठ। खचाक। आह। खचाक। मेरी आंखों के सामने मेरे पति के शरीर के टुकड़े करने के बाद वे शैतान वहां से भाग गए। स्वामी। फिर पुलिस का चक्कर चला। मैं सच कह रही हूँ, धर्मपाल ही मेरे पति का हत्यारा है। झूठ बोलते हो तुम। हत्या के समय तो धर्मपाल जी शहर में ही नहीं थे। उसी दिन शाम को शहर का दूसरा बड़ा बदमाश कालीचरण मेरे घर आया। मेरा नाम कालीचरण है। क्या काम है मुझसे? मैं समझ गई पुलिस धर्मपाल के विरुद्ध कुछ नहीं करेगी। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। धर्मपाल मेरा शत्रु है और मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारा मकान खरीदना चाहता है। तुम पर उसने जो अत्याचार किए हैं वह भी मुझे पता है, और मुझे विश्वास है कि तुम अपने पति हत्यारे के हाथ यह मकान नहीं बेचोगी। हाँ, बिल्कुल नहीं बेचूंगी। तो फिर मुझे बेच दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। मुझे नहीं चाहिए कीमत। मैं इस मकान को कभी नहीं बेचूंगी। चले जाओ यहाँ से। सैंडो, जरा इसका दिमाग ठीक करो। आई। कर। बॉस की बात नहीं मानेगी तो बहुत बुरा अंजाम होगा। तेरी लाश का भी पता नहीं चलेगा किसी को। कालीचरण के जाने के बाद मैंने सोचा, ये दोनों बदमाश मुझे इस मकान में चैन से नहीं रहने देंगे। उचित यही है कि मैं मकान बेचकर हमेशा के लिए शहर से चली जाऊं, लेकिन मकान मैं उन बदमाशों के हाथ नहीं बेचूंगी। यह सोचकर सुबह मैंने फोन पर एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की और सौदा पक्का करने के लिए उसे नीलम कैफे में बुलाया। निर्धारित समय पर मैं कैफे पहुंच गई, और आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। इसका मतलब है बदमाश तुम्हारा पीछा करते हुए नीलम कैफे पहुंचे थे।
और मुझे प्रॉपर्टी डीलर समझकर मेरी हत्या करने पर उतर आए थे। यही बात होगी, मगर मुझे यह नहीं पता कि वह गुंडे धर्मपाल के थे या कालीचरण के, किसी के भी हों, लेकिन अब उन गुंडों का समय पूरा हो चुका है। मैं उन्हें ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा कि जीवन भर नहीं भूलेंगे। क्या आप सचमुच मेरी मदद करेंगे भैया? मैं वादा करता हूँ बहन कि तुम्हें उन बदमाशों से मुक्ति दिलाए बिना इस शहर से नहीं जाऊंगा। अस्पताल से कर्ण सीधा एक स्थानीय अखबार के दफ्तर में पहुंचा। धर्मपाल और कालीचरण के विषय में पूर्ण जानकारी यहीं से मिल सकती है। 2 घंटे बाद जब वह बाहर निकला, तुम्हारा समय पूरा हो चुका धर्मपाल और कालीचरण। मैंने तुम्हें ठिकाने लगाने की तरकीब सोच ली है। एक होटल में कमरा लेने के बाद उसने अपने सूटकेस का गुप्त खाना खोला। शुक्र है कि मैं अपने हथियार साथ लाया था। अगली सुबह उसने अपने अभियान का प्रथम चरण आरंभ किया। अपने काम के लिए मुझे शहर के बाहर कोई उपयुक्त स्थान खोजना होगा। यह जगह काम आ सकती है। उसी रात, यह धर्मपाल की कोठी का पिछला भाग है। गाड़ी की छत पर चढ़कर उसने भीतर झांका। कोई नहीं है। तभी वो कर्ण पूरे पर बंद करके आया था। छनाक। अगले पल वुफ, गुर्र, धम। अब कोई खतरा नहीं है। तभी, कौन है बाग में? ओह, यह कुत्तों की आवाजें सुनकर आया है। टाइगर, शेरों। जैसे वह कर्ण के निकट से गुजरा, ओह, गुर्र, ठॉक, गुर्र, बेहोश हो गया। वह दौड़कर पोर्च में पहुंचा और कार के नीचे घुस गया। 1 मिनट बाद वह कार के नीचे से निकलकर एक खिड़की की ओर लपका। फिर वह कोठी से बाहर निकल आया। 10 मिनट बाद वह कोठी से काफी दूर एक पब्लिक फोन बूथ में खड़ा था। धमाका होने वाला होगा। कुछ क्षण बाद धर्मपाल की कोठी में भड़ाम। पूरी कोठी में हंगामा मच गया। यह धमाका कैसा था? अरे यह क्या हुआ? कार में बम फटा था बॉस, मामला कुछ गड़बड़ है। बम किसने रखा? तभी भीतर फोन बजा था। हेलो धर्मपाल डियर। धमाका कैसा रहा धर्मपाल? तुम्हारी कार तो नष्ट हो गई होगी। कौन हो तुम? मैं वही शरीफ आदमी हूँ जिसने तुम्हारी कार में बम रखा था। मेरा इरादा तुम्हें ब्लैकमेल करने का है। अपनी जान बचाने के लिए तुम 10 लाख रुपए दो तो दे ही सकते हो। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा रामजादे। शायद तुम एक धमाका और सुनना चाहते हो। तभी धड़ाम, धड़ाम। ऐसा बम तुम्हारे बेडरूम में भी फट सकता है धर्मपाल। अगर जान बचानी है तो 10 लाख मुझे दे दो। ठीक है, मैं दे दूंगा। तो परसों रात ठीक 11 बजे रकम ब्रीफकेस में रखकर शहर के बाहर पुरानी इमारत पर पहुंच जाना। इमारत से कुछ दूरी पर एक कुआं है। ब्रीफकेस कुएं की मुंडेर पर रखकर पीछे हट जाना और अगले आदेश की प्रतीक्षा करना। याद रहे, रकम लेकर तुम खुद आओगे और अकेले आओगे। अगली रात, कालीचरण क्लब से वापस जाते हुए इस सड़क से गुजरेगा। कुछ ही देर बाद, धाए, छनाक। ओह, किसी ने गोली चलाई है। धाए, चर। कालीचरण गाड़ी फुल स्पीड से चलाकर अपनी कोठी पर पहुंचा। सावधानी है, फाटक खोलने से पहले यह कागज हटा लेना। अरे यह तो बम है। कालीचरण घबराया हुआ अपने बेडरूम में प्रविष्ट हुआ। अगर कागज पर चेतावनी न लिखी होती तो मेरे फाटक खोलते ही बम फट जाता और मैं। ट्रेन, ट्रेन। हेलो, कालीचरण स्पीकिंग। आज तुम 2 बार मरने से बचे हो कालीचरण। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो अगली अगली बार बचना मुश्किल होगा। फिर उसे भी इतवार की रात 11 बजे 10 लाख रुपए लेकर कुएं पर पहुंचने का निर्देश मिला। इतवार की शाम 6 बजे कर्ण उस पुरानी इमारत पर पहुंच गया। ऊपर की मंजिल से कुएं पर नजर रखी जा सकती है। यहाँ से तमाशा देखूंगा। वे दोनों अपने दुश्मन को खत्म करने के इरादे से आएंगे। अगर मेरा तीर निशाने पर बैठा तो वे एक दूसरे को ही दुश्मन समझते हुए लड़ मरेंगे। 9 बजे एक कार कुएं के निकट आकर रुकी। ओह, तो उनमें से किसी ने अपने आदमी को पहले ही यहाँ भेज दिया है। वह पेड़ पर छुपकर बैठ रहा है
और फिर ठीक 2 घंटे बाद अब उन दोनों में से कोई एक आया होगा। कुछ ही देर बाद वह जैसे कुएं के निकट पहुंचा, अरे यह ब्रीफकेस किसका है? तभी धाए धाए आई, वेल डन माधव, मर गया साला। तभी आई डेटेड धाए सनॉक डेटेड आह। करण दौड़ता हुआ नीचे गैराज में पहुंचा और जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। गाड़ी स्टार्ट करके उसने टेप चला दिया जिसमें पुलिस सायरन की आवाज रिकॉर्ड थी। पी सायरन सुनकर कालीचरण के आदमियों ने उसे पुलिस की गाड़ी समझा था, अतः वे वहां से भाग निकले। कुएं के निकट पहुंचकर करण ने गाड़ी रोकी, तब तक नाटक समाप्त हो चुका था। दोनों बदमाश खत्म हो गए हैं। अगली सुबह करण संगीता से मिलने अस्पताल पहुंचा। अब कैसी तबीयत है हमारी बहन की? भैया, अखबार में तुमने अपने दुश्मनों की मौत की खबर पढ़ ही ली होगी। हाँ भैया, लेकिन यह सब क्या हुआ कैसे? बस यह समझ लो कि तुम्हारे भाई ने अपना वादा पूरा कर दिया है, और हाँ, इस ब्रीफकेस में तुम्हारे लिए एक भेंट है, मगर इसे मेरे यहाँ से जाने के बाद खोलना। कुछ देर बातें करने के बाद करण ने संगीता से विदा ली। उसके जाने के बाद, हे भगवान, इतने रुपये! रुपयों के साथ एक कागज भी रखा था। लगता भगवान ने मेरी मदद के लिए एक फरिश्ते को भेजा था। संगीता बहन, यह रकम तुम्हारे पति की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे जीवन निर्वाह में सहायक हो सकती है। तुम्हारा भैया। उधर करण की गाड़ी जामनगर की सीमा से बाहर आ चुकी थी। किसी बेसहारा की मदद करने के बाद जो खुशी मिलती है, वही जीवन की सच्ची खुशी है। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।